पीए और पीबी किसी बाहरी बिंदु से डाली गई ओ ओ ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो मैंने बाहर से डाल दी पीए और पीबी, और बाहर एक बिंदु है प्रतिच्छेदन बिंदु जिसका नाम आपने पी दे ही रखा है। ओ आपका एक सेंटर है। तो आपसे बोला गया है कि ये ए है, ये बी है। तो ओ ए बी निकालना है। अब ये सबको पता है वैसे, लेकिन बताता कोई नहीं। ए पी बी का वैल्यू दे रखा है 70। अब यार कितनी बार आप अगर 3 बजे वाली क्लास में पढ़े हो तो यार कितनी बार ये आपको कहा है कि इसका आंसर इसका आधा होता है, ये वाला एंगल, ये भी 35 ही होगा। क्यों होता है कारण बता देता हूं। क्योंकि ये 70 है तो ये 110 होता है, तो ये 110 होता है, तो ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ऐसा क्या कोण रखूं कि 180 हो जाए? बोले 35 और 35 रख दो। इसीलिए तो डायरेक्टली आप दिमाग में रख सकते हो, आधा होता है। इस पर आपके 1-2 दिन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप देखते ही करके आना, लेकिन डायग्राम जरूर बना लेना। कमल ने 7,000 रुपए में एक वस्तु को बेचा, उसे हानि उठानी पड़ी। यदि उसे कमल ने 7,000 रुपए में एक आर्टिकल बेचा, उसे हानि उठानी पड़ी। यदि वह उसे 8750 रुपीज में बेचता तो उसका लाभ उठाई गई हानि का 3/4 होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर वस्तु को बेचना चाहिए? ऑसम क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन है। 7,000 में बेचा, लॉस हुआ, और 8750 में बेचा तो लाभ, उसका लाभ उठाई गई हानि का 3/4 होता है। क्या क्वेश्चन है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लॉस कितना होगा? एसपी सीपी माइनस एसपी, ये लॉस होगा। और ये जो लॉस है ना, और इस पर बेचने पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट। वेरी गुड। लेकिन जो ये प्रॉफिट हो रहा है, हानि का 3/4 होता है। इस वाली हानि का 3/4 होता है, तभी बराबर होगा। पहले समझिए, समझिए कि कैसे इक्वेशन बनाई है मैंने, क्योंकि यहां पर आपको समझना होगा। यही क्वालिटी चीज है, आप समझिए तो सही। देखिए, तो यहां हम कह सकते हैं 3CP माइनस 21,000 बराबर 4 × 8750 माइनस 4CP। 7CP बराबर कितना हो जाएगा? 8750 इंटू 4 प्लस 21,000। 8750 इंटू 4 प्लस 21,000, ये हो जाएगा 56,000। तो सीपी बराबर आ गया 8,000। अब जब सीपी आ गया है तो बोला गया है कि 10% के लाभ पर बेचूंगा, तो कितने पर बेचूंगा? 8800 पर बेचेगा। और कितने पर बेचेगा? क्योंकि 10% का लाभ यानी कि 110/100, 8800 विल बी योर राइट आंसर। मजा आ गया। एक ट्रैक्टर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक जीप ट्रैक्टर से आगे निकल जाती है। ट्रैक्टर जीप से 240 मीटर आगे था, तो 56 सेकंड के बाद ट्रैक्टर और जीप के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को भी। आपको पता है एक ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर की चाल 36 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जीप कितना है? जीप की जो चाल है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप करिए मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? इसको करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट। तो ट्रैक्टर की जो स्पीड है 36 इंटू 5/18, 10 मीटर प्रति सेकंड। और अपनी जीप की 54 इंटू 5/18, 15 मीटर प्रति सेकंड।
जब एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं स्पीड ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी कि 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 240 है, तो 240 मीटर है दोनों के बीच की दूरी। लेकिन 5 मीटर पर सेकेंड से 56 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेगा, 56 इंटू 5 280 कर लेगा ये तो। और है कितनी, 240 आगे था, तो उनके बीच की दूरी अब कितनी रह जाएगी, 40। अंतर वाली बात है। एक आदमी 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आंशिक रूप से पैदल यात्रा की और शेष 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से यात्रा की। तो पैदल यात्रा की तय दूरी बताइए, क्या लगाओगे। तो भाई सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं तो सारी की सारी किससे करूंगा, 4 से ही करना चाहता हूं। तो 4 की स्पीड से 5 घंटे में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तो मैं तय कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन तो 35 कह रहा है। बोले गड़बड़ तो यही हुई है भाई साहब, 5 किलोमीटर पर घंटे का फर्क आया है, इसी वजह से 15 किलोमीटर का अंतर आया है। तो यहां टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे। तो यहां लगाया गया टाइम कितना है, 3 घंटे, और यहां कितना लग रहा है, 2 घंटे। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 9 या 27 किलोमीटर, और 4 दूनी 8 हो जाएगी पैदल, सॉरी पैदल पूछिए, तो पैदल हो जाएगी 4 दूनी 8 और इससे हो जाएगी 27। शानदार तरीका है, मतलब ये खोल के रख देता है इस क्वेश्चन को। यदि एक 6√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को एक घनाभ बनाने के लिए पिघलाया जाता है, यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के ही समान है, घनाभ की चौड़ाई 3 है, तो घनाभ की ऊंचाई बताओ। भाई 6√3 अगर आपका डायगोनल है ना, तो आपकी साइड ऑफ ए क्यूब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है, आयतन। तो घन का आयतन कितना है, 216 भुजा क्यूब होता है, और वही आपके घन के आयतन के बराबर है, जिसकी लंबाई तो घन की भुजा के समान है, चौड़ाई ये है, और ऊंचाई आपको निकालनी है। तो 6 से करेंगे 36 और 3 से काटेंगे 12 बार, तो ऊंचाई आ जाएगी 12। कुछ भी नहीं किया, भुजा क्यूब को LBH के बराबर कर दिया, जो कि आपको भी करना चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज में 2 साल में इतने रुपए हो जाती है, 3.5 साल में इतने रुपए बन जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। बहुत आसान है, साधारण ब्याज है तो मैं ये कह सकता हूं कि 1.5 साल में कितना ब्याज आ रहा है, 1.5 साल ही तो अंतर आया इनका। तो 1.5 साल में कितना ब्याज आ रहा है, तो 15,470, 14,840, 630 रुपया। तो 630 रुपए अगर आपका 1.5 साल का इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 420। ब्याज की दर पूछिए तो 1 साल का साधारण ब्याज चाहिए होता है और चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, बोले सर 1 साल का 420 है, तो 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 840, और 840 अगर साधारण ब्याज है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 14,000। तो बस हो गया काम, 30%, 3 आ गया आंसर, 3% रेट आ गई, 3%, ऑप्शन नंबर डी। अशोक अपने वेतन का 16% नेत्रहीन, 12% अनाथालय और 13% विकलांगों की संस्था और अपने वेतन का 14% चिकित्सा कैंप की स्थापना में मदद करने वाले एक संगठन को प्रदान करता है। शेष राशि इतने रुपए है, तो मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कराता है, तो वह अनाथालय की संस्था को कितनी राशि दान करता है, बताइए। तो सिंपल सी बात है, आपने 16%, 12%, 13% और 14%, ये सब कुछ 100% में से किया है, यानी कि 55% तो आप निपटा चुके हो। अब आपकी जो राशि है उसका 45% आपने 20,000
925 के बराबर कर दिया। अब काटेंगे आप तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, और निकालना कितना है आपको, मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है इतने रुपए को, तो अनाथालय के लिए संस्था को कितनी राशि का दान करना पड़ा, 12% निकालना है, और मासिक खर्च के लिए करता है। ठीक है, तो भाई निकाल दो। तो इसको सॉल्व करेंगे, 20,925 बटे 45 इंटू 100, और इसी का ही 12% निकाल देता हूं। समझ रहे हो ना क्यों निकाला 12%, क्योंकि इस टोटल राशि का ही तो 12% ही तो वो होगा जो अनाथालय में दान किया गया होगा। अब सॉल्व कर लेता हूं, तो 3 चौके 12 और 15 तिया 45, 15 से काट के देखना मैंने, 15 एकम 15, बचे मेरे सामने 5, और 15 थी 45 है ना, बचे 14, और 15 नमा 135, बचे कितने 7, 15 5 75, तो 1395 इंटू 4, तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, यही आंसर है, तो 5580 आ रहा है। बस हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, कर लेना।